नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। उत्तर प्रदेश का चुनाव बुनियादी मुद्दों की पटरी से उतरता हुआ दिखाई दे रहा है। तीसरे चरण के बाद मजहब की आड़ में चुनावी बेड़ा पार लगाने की कोशिश होते हुए दिखाई दे रही है। हल्ला बोल में आज चोट होगी मजहबी रंग से चुनावी रण जीतने के इरादों पर। लेकिन पहले देखिए वो जुबानी जंग जिससे उत्तर प्रदेश के माहौल में मजहबी जहर घुलने का खतरा अब दिखने लगा है, पैदा होने लगा है। ये लड़ाई आगे बढ़ाओ, भ्रष्टाचार को खत्म करने में आगे बढ़ो। भी बनना चाहिए। हमारे प्रधानमंत्री को कोई जानकारी नहीं है। यूपी के चुनाव में बयानों की बाजीगरी हो रही है। अनसुने शब्द, अनछुए मुद्दे उछाले जा रहे हैं। भूख, बेरोजगारी, भय, भ्रष्टाचार की जगह शमशान कब्रिस्तान की बातें हो रही हैं। गांव में अगर कब्रिस्तान बनता है तो गांव में स्मशान भी बनना चाहिए। अगर रमजान में बिजली मिलती है तो दिवाली में भी बिजली मिलनी चाहिए। अगर होली पे बिजली मिलती है तो ईद पर भी बिजली मिलनी चाहिए। भेदभाव नहीं होना चाहिए। काशी के होने वाले चुने वाले कम से कम सच बोलो। आप गंगा मैया को बहुत मानते हो, आप गंगा मैया के बेटा हो। आप गंगा मैया की कसम खाओ और बोलो समाजवादी पार्टी 24 घंटे बनारस में बिजली दे रही है कि नहीं दे रही है। ये अच्छे संकेत नहीं। ऐसे बयानों से मजहबी माहौल बनता है और शायद ऐसे बयान के पीछे मजहबी ध्रुवीकरण की मंशा भी होती है। सवाल यह है कि क्या यूपी चुनाव की दिशा भटक रही है? जनता से जुड़े मुद्दों को ताकत क्यों नहीं दी जा रही? क्यों निजी हमलों से जख्मी करने की कोशिश हो रही है? मैंने टीवी पे देखा सुबह, चेहरा लटक गया था, आवाज में दम नहीं था, डरे हुए शब्द खोज रहे थे। कभी प्रधानमंत्री ब्लड प्रेशर की बात कर रहे हैं कि उन्हें ब्लड प्रेशर नपाना है। हम तो कहना चाहते हैं अभी तीसरे चरण का और चौथे चरण का चुनाव खत्म हो जाने दो। सब बीजेपी के नेताओं का ब्लड प्रेशर नापना पड़ेगा। चिंता की बात यह है कि हर दिन के साथ जुबान और तंग हो रही है। एक तरफ से तंज होते ही दूसरी तरफ तलवार तन जाती है। हम इस सदी के सबसे बड़े महानायक से निवेदन करेंगे कि अब आप गुजरात के गधों का प्रचार मत करिए। और जिन्होंने ऐड देखा होगा वो जानते होंगे। बताओ कहीं गधों का भी प्रचार होता है क्या? अगर गधों का प्रचार होने लगा तो कैसे काम चलेगा? पार्टी के मुखिया तो मुखिया, निचली लाइन वाले नेताओं की जुबान भी खूब उछल रही है। नेताओं को दहशत में लेना चाहते हैं, डर का वातावरण पैदा करना चाहते हैं। ये दोनों आतंकवादी हैं, नरेंद्र मोदी और अमित शाह, दोनों आतंक पैदा कर रहे हैं लोकतंत्र। बड़ी लंबी फहरिस्त है और उस फहरिस्त में यूपी का भविष्य फंस गया है। ऐसे बयानों से ही अगर पार्टियां जीतती और हारती हैं तो उत्तर प्रदेश के अच्छे दिन तो आने से रहे। आज तक ब्यूरो। और हम अब की बार अंतिम संस्कार इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सियासी बदजुबानी से मर्यादा का अंतिम संस्कार होने लगा है। अब रोटी कपड़ा मकान की जगह अब विकास की जगह कब्रिस्तान ने ले ली है, शमशान ने ले ली है। हमारे साथ तमाम राजनीतिक दलों के वरिष्ठ नेता यहां पर मौजूद हैं। बहुत धन्यवाद डॉक्टर संबित पात्रा, बीजेपी प्रवक्ता। हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता वरिष्ठ नेता पीएल पूनिया जी हैं। बहुत धन्यवाद पूनिया जी आपका। राजीव राय जी, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता वरिष्ठ नेता, धन्यवाद राजीव जी। सुधींद्र भदौरिया जी, वरिष्ठ नेता प्रवक्ता बहुजन समाज पार्टी के, धन्यवाद सुधींद्र जी। डॉक्टर संबित पात्रा, कितना अच्छा लग रहा था चुनाव होने से पहले। डॉक्टर साहब, खूब आपसे चर्चा होती थी, विकास की बात हो रही है। अब की बार विकास ही विकास वो सारे दल कर रहे थे। अखिलेश यादव भी कह रहे थे। लड़ाई इस बात को लेकर हो रही थी कि विकास का मुद्दा पहले कौन लाया, आप लाए या समाजवादी पार्टी लाई। क्या हो गया है डॉक्टर पात्रा कि अब प्रधानमंत्री को भी कब्रिस्तान, शमशान, ईद, दिवाली का जिक्र करना पड़ रहा है? क्यों? और अगर समाजवादी पार्टी की बात करें
तो आतंकवादी तक कहा जा रहा है। राजीव जी, ये कैसी राजनीति है, ये कैसे मुद्दे हैं, ये कैसा वोट मांगने का तरीका है? सुधींद्र जी, पुनिया जी आपके पास भी आएंगे, लेकिन डॉक्टर संबित पात्रा आप बताइए, क्या कहीं ना कहीं अब आपको तीसरे चरण के बाद ये लगने लगा है कि संकट है, हमें हिंदू मुसलमान पर लौटना पड़ेगा, हमें कब्रिस्तान और शमशान की बात करनी पड़ेगी, विकास पीछे छूट रहा है आपसे? देखिए, आपका जो सवाल था कि आखिर विकास का जो विमर्श था वो कौन पार्टी लेके आई, तो आप भी जानते हैं और हम सब लोग जानते हैं कि 2014 में विकास के विमर्श के साथ नरेंद्र मोदी जी ही मैदान में उतरे थे और आज तक विकास को लेकर ही आगे बढ़ रहे हैं। पहला एक जो क्वालिटी होता है अच्छे नेता का, वो होता है ऑनेस्ट होना, अर्थात सत्य कहना, संविधान को आगे बढ़ाना। संविधान में आर्टिकल 14 कहती है समानता, बिना समानता के विकास भी नहीं हो सकती है। हिंदू हो या मुसलमान, सिख हो या ईसाई, समानता के आधार पर आगे बढ़े। आंकड़े कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार असमान भाव से, एक तरह से स्टेप मदरली ट्रीटमेंट, सौतेली मां का व्यवहार जो अन्य समुदाय से किया जा रहा है, उसको भी बखाना, उसको भी सामने लाना यह आवश्यक है। मैं एक छोटा सा उदाहरण आपको देता हूं। आप देखिए, एक चिट्ठी लेकर मैं बैठा हूं। यह चिट्ठी सरकार के किसी मंत्री ने या प्रधानमंत्री ने नहीं लिखा है। यह चिट्ठी 28 जुलाई 2016 को रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड के चेयरपर्सन राजीव शर्मा जी ने लिखा है मंत्रालय को। उन्होंने कहा कि एक कंप्लेन आई थी उत्तर प्रदेश से, उस कंप्लेन के बाबत हमने एक कमेटी का गठन किया था, जिस कमेटी ने उत्तर प्रदेश के बिजलीकरण को जाके निरीक्षण किया था। उसमें पहला पॉइंट जो उन्होंने पाया, उसको उन्होंने अंग्रेजी में कहा, डिस्क्रिमिनेशन ऑन रिलीजियस ग्राउंड्स व्हाइल इंप्लीमेंटेशन ऑफ द दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना स्कीम। कि हमें देख के बड़ा खेद हुआ कि जहां गांव में गरीबों को बिजली मिलना चाहिए था, वहां पर धर्म के आधार पर एक प्रकार से भेदभाव किया जा रहा था। हिंदुओं के गांव में बिजली नहीं भेजी जा रही थी और दूसरे संप्रदाय के गांव में बिजली भेजी जा रही थी। आप खुद बताइए सईद साहब, क्या ये उचित विकास है? बराबरी से दोनों को देखने की आवश्यकता है। दूसरा, स्मशान के विषय में पूछा गया। 127 करोड़ मात्र हिंदुओं के स्मशान के लिए, सिखों के स्मशान के लिए, और आप 400, आप बखान करते हो खुद। इन्होंने अपने ही जो मैनिफेस्टो है और बजट में स्मशान के विषय में जिक्र नहीं करते हैं, मगर मैनिफेस्टो में बढ़ चढ़ कर कहते हैं कि हम सरकार में आएंगे तो हम स्मशानों के लिए 400 करोड़ रुपए खर्च करेंगे। ये खुद समाजवादी पार्टी का मैं आपको एक होर्डिंग दिखा रहा हूं, जिसमें उनका एक कैंडिडेट धन्यवाद दे रहा है कि धन्यवाद, अबुल फजल इनक्लेव 6 नंबर ठोकर में सिंचाई विभाग की जमीन को लेकर आपने कब्रिस्तान को दे दिया। जो जमीन सिंचाई विभाग की होनी चाहिए थी वो ठीक है, कब्रिस्तान भी महत्वपूर्ण है, स्मशान भी महत्वपूर्ण है। कम से कम मृत्यु में तो भेदभाव नहीं करिए, कम से कम दिवाली, ईद जैसे बड़े संस्कारों में तो भेदभाव मत करिए। और यही तो मोदी जी ने कहा, अगर ईद मनाते हैं तो होली भी मनाने दीजिए, होली मनाते हैं तो बकरीद भी मनाने दीजिए, किसी चीज में भेदभाव मत करिए। समानता की बात करना एक अच्छे नेता का लक्षण है। एक 10 सेकंड लेकर अपनी बात को समाप्त कर दूंगा। इन्होंने एक घोषणा की है और इनके बजट में एक पहला पॉइंट एजुकेशन में आता है, फाइनेंशियल एड ऑफ ₹20,000 टू एवरी मुस्लिम गर्ल, और ये आएगा हमारी बेटी उसका कल कल्याण विद्या धन के अंतर्गत। मैं यहां माननीय पुनिया साहब और राजीव राय जी बैठे हैं, उनसे पूछता हूं, मुसलमान बेटी हमारी बेटी है, इसमें कोई दो मत नहीं है। क्या हिंदू की बेटी हमारी बेटी नहीं है? सिख की बेटी हमारी बेटी नहीं है? 20,000 रुपए केवल मुसलमान की बेटी को दी जाए। आप सबको दीजिए ना, गरीब की बेटी को दीजिए, हिंदू की बेटी को दीजिए, सिख की बेटी को दीजिए, पारसी की बेटी को दीजिए, मुसलमान की बेटी को दीजिए। हिंदू की बेटी ने क्या खराबी की है? यही तो समानता की बात हम राजीव जी आपसे पूछ रहे हैं। संबित जी, हमने आपको बिल्कुल नहीं रोका, थोड़ा सा लंबा हो गया है, लेकिन सभी से निवेदन है कि अपनी बात कम शब्दों में कह लें। चर्चा हम आगे करेंगे, उसमें एक दूसरे से सवाल जवाब आप जरूर कीजिएगा। राजीव जी, भाई दो ही लोग थे, दो ही बड़े नेता थे, नरेंद्र मोदी, अखिलेश यादव, जो विकास की बात करते थे। आप भी विकास पे चुनाव लड़ रहे थे, क्यों आतंकवादी बीच में आ गया, क्यों गधे बीच में आ गए? क्या आपको भी लगने लगा कि अब हिंदू मुस्लिम के बिना बात बनेगी नहीं? राजीव जी। सैयद जी, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। अगर आप शुरू से देखेंगे, अगर मुझे लगता है कि आपने फॉलो भी किया होगा, हम इस चुनाव में आए थे मुद्दे के साथ और हमारा नारा भी था काम बोलता है।
क्योंकि हमें आत्मविश्वास है, हमें पूर्णतः विश्वास है जनता के ऊपर कि जो हमने 5 सालों में काम किए हैं, अकल्पनीय काम किए हैं। घोषणा पत्र होता है, लोग घोषणा पत्र लेकर आते हैं चुनाव में और उसको रद्दी की टोकरी में फेंक देते हैं। जैसे कि भारतीय जनता पार्टी ने 2014 में बड़े बड़े वादे करके आए कि 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, पाकिस्तान को ठीक कर देंगे, चीन को ठीक कर देंगे, हर अकाउंट में 15 लाख रुपये आ जाएगा। आजकल गृह मंत्री जी भी आकर बड़े बड़े भाषण दे रहे हैं, उनके भाषणों की वीडियो रिकॉर्डिंग में मेरे पास है। 2014 में मेरे लोकसभा क्षेत्र में आकर बोल गए कि 100 दिनों के अंदर काला धन विदेशों से ले आ दूंगा। तो ये लोग, इनके हवाई वादे थे, हवाई घोषणाएं थी। हमारा कहना सिर्फ इतना है कि हम, अखिलेश जी ने पहली बार से शुरू किया कि आइए हम विकास के मुद्दे पर बहस करें। मैंने भी कई चैनलों पर बोला, आपके चैनलों पर भी बोला, हम चाहते हैं विकास के मुद्दे पर बहस हो, लेकिन ये घूम फिर कर ये शुरू किया। अगर आपको याद होगा, ये बुचड़खाने से शुरू किया। अमित शाह बुचड़खाने बंद कर देंगे। बुचड़खाने समाजवादी पार्टी ने बनवाया है। केंद्र में जब मोदी जी की सरकार आई तो 2.5 गुना मीट का निर्यात बढ़ गया। मुख्यमंत्री ने कहा एक्सपोर्ट बंद कर दो। जिन बातों का कोई मतलब नहीं है, गोवा में गए तो नहीं बोले, पंजाब में गए तो नहीं बोले, यहाँ अगर जोक की बात करने लगे। विकास के अलावा सारी बातों को ये कहना शुरू कर दिए और इस हद तक आ गए कि हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री आकर थाने की और श्मशान की और उसकी बात कर रहा है और आंकड़े में बड़े लोग माहिर हैं। और दुर्भाग्य की बात है सईद साहब, प्रधानमंत्री तो रोल मॉडल होता है, सबका प्रधानमंत्री होता है। हमारा भी प्रधानमंत्री चुनाव लड़ा अलग अलग पार्टियों से अलग है, लेकिन हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री संवैधानिक पद पर बैठकर भारत सरकार के एनसीआरबी के आंकड़ों को साथ हेर फेर करे और सार्वजनिक रूप से झूठ बोले कि उत्तर प्रदेश नंबर 1 है, उत्तर प्रदेश अपराध में नंबर 1 है। मेरे पास भी आंकड़े हैं, संबित पात्रा साहब लेकर आ पाए हैं। मेरे पास भी आंकड़े हैं कि सबसे ज्यादा आत्महत्या किसानों ने आपके महाराष्ट्र में किया, सबसे ज्यादा महिलाओं के साथ अत्याचार आपके मध्य प्रदेश में हुआ, छत्तीसगढ़ में हुआ, राजस्थान में। उत्तर प्रदेश का बहुत पीछे। मैं झूठ बोल सकता हूं, आप झूठ बोल सकते हैं, आंकड़े तो झूठ नहीं बोल सकते। आपने जिस विकास के मुद्दे को हम लेकर बढ़े थे, आपसे मैं दूसरे चैनल पर बैठा और बातों घुमाने में आप लोग इतना एक्सपर्ट है। मैंने एक इनसे सवाल किया कि अगर आपको उत्तर प्रदेश का अल्पसंख्यक कल्याण से इतनी ही ज्यादा नफरत है तो भारत सरकार में अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय क्यों चला रहे हैं, बंद क्यों नहीं कर दिए? उन्होंने उस चैनल पर ट्विस्ट करके, मतलब इतना ये दुराव पैदा करते हैं, इतना जहर ये लोग उगलते हैं, बोलने लगे राजीव जी बहुत ठीक कर रहे हैं, अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय बंद कर देना चाहिए। बात कहां से शुरू हुई और कहां लेकर चले गए? मैं सवाल ये करता हूं, मैं सवाल ये करता हूं, किसने कहा? मैं तो आपत्ति करता हूं, मैंने तो कहा ही नहीं है। सईद साहब किसने कहा? बैठे थे किसने नहीं? जो बात हमने कहा ही नहीं, कैसे कह सकते हैं? हमने सहयोगी बैठे थे, संबित जी सबसे संयमित। मैंने नहीं कहा, ना मैंने राजीव जी, संबित जी साहब जो बात हमने नहीं कहा है, देखिए कहना आवश्यक है। फिर वही बात हो गई। संबित जी ऐसा कही जो गलत थी। दूसरे चैनल का डिबेट यहाँ क्यों हो रहा है? साहब लगातार बोलते हैं, दूसरे चैनल का डिबेट यहाँ क्यों हो रहा है? लगातार संबित पात्रा साहब आप लगातार बोलते रहे, बहुत सारी गलत बातें बोलते रहे, बीच में मैं नहीं टोका। थोड़ी सी तो आप आंकड़ों के आधार पर डिबेट करिए ना, कौन सी चैनल में कौन सा कपड़ा पहन के बैठे थे, ये जरूरी थोड़ी है डिस्कशन करना। मैं बहुत सम्मान करता हूँ आपका, बहुत सम्मान करता हूँ। थोड़ा सा ठीक है, आप उतना इज्जत शायद नहीं डिजर्व करते हैं, थोड़ा हमको भी दे दीजिए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो बहस, राजीव जी, संबित जी एक सेकंड, राजीव जी चुनाव राजीव जी रुकिए तो सुनिए। तो हम चाह रहे थे संबित जी कि सब लोग अपनी बात पूरी कर लें, जवाब देने के लिए आपको बहुत वक्त आगे मिलेगा, लेकिन पुनिया जी और सुधींद्र जी के पास हम लोग नहीं आ पाए हैं। कुछ ही देर में लौटेंगे तो सुधींद्र जी, पुनिया जी की बात भी सुनेंगे, उसके बाद चर्चा की शुरुआत करेंगे कि आखिर क्यों विकास अब पीछे है कब्रिस्तान। सुधींद्र भदौरिया जी, वक्त थोड़ा सा कम है इस सेगमेंट में, लेकिन सीधे आपके पास, आप अपनी बात पूरी कीजिएगा। क्यों आपकी अध्यक्ष को नरेंद्र मोदी का मतलब बताना पड़ता है, उनके स्पेलिंग का, और क्यों मुसलमानों को बार बार ये याद दिलाना पड़ता है कि उनका वोट कहां सुरक्षित है, कहां नहीं? देखिए, मैं आपको बतला दूं, 3 चरणों का वोट पूरा हो चुका है। इसमें बहुजन समाज पार्टी हर चरण में आगे रही है। हम लोग विकास की बात कर रहे थे, बहन मायावती जी ने बहुत स्पष्ट ढंग से कहा कि किसानों का कर्जा माफ हो, नौजवानों को पूर्ण रोजगार मिले, महिलाओं को उत्तर प्रदेश में सुरक्षा दी जाए। पर क्योंकि ये लोग अब हार रहे हैं, तो जिस हद तक के नीचे आ गए हैं, आप देख रहे हैं कि बहस का स्तर कहां चला गया। मैं बुंदेलखंड में बैठा हुआ हूं और यहाँ पर चाहे वो महरौनी क्षेत्र हो, चाहे बबीना हो, चाहे झांसी हो, और मैं झांसी में इस समय हूं। दिन भर में महरौनी क्षेत्र में मैं था, जहां सटना गांव और भी तमाम सारे गांव में मुझे जाने का अवसर मिला। सब समाज के लोग इस समय बहन मायावती जी की ओर आशा भरी नजरों से देख रहे हैं। उन्हें मालूम है कि यहाँ पर
सुरेंद्र जी, आपकी आवाज ठीक से नहीं आ पा रही है, हमारे दर्शकों तक नहीं पहुंच पा रही। हम दोबारा लौटेंगे और सीधे पीएल पुनिया जी के पास भी आपको लिए चलेंगे, तब चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए। दो यहां पर सवाल हैं। एक तो सियासी बदजुबानी रुक क्यों नहीं रही है, और क्या हिंदू मुसलमान के नाम पर ही उत्तर प्रदेश में वोट मिलते हैं और आगे के चरणों का ध्रुवीकरण करने के लिए राजनीतिक पार्टियां ये कर रही हैं। पहले नरेंद्र मोदी और मायावती का एक दूसरे पर आरोप, सियासी बदजुबानी देखिए। बीएसपी का नाम ही बदल गया है, अब वो बहुजन समाज पार्टी नहीं रही है। बहुजन तो सिर्फ बहनजी में समेट गया। अक्षर वही है, जगह बदल गई। अब वो बहुजन बहनजी बन गया और पूरी पार्टी बहनजी संपत्ति पार्टी बन गई। अपनी चुनावी जनसभा में बीएसपी की परिभाषा क्या बताई, क्योंकि जुमलेबाजी करने में वो माहिर है। लेकिन जब इनको जुमलेबाजी का जवाब जैसे को तैसे मिलेगा तो जुमलेबाजी करना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर भूल जाएंगे। बहन जी ने तो कहा कि पूरी तैयारी नहीं की थी, सरकार ने नहीं की थी कि आपने नहीं की थी। उन्होंने कहा एक सप्ताह दे देते तो फिर बहुत हमारा विरोध नहीं था। ये सप्ताह किसके लिए भाई? ये बीच में सप्ताह की क्या जरूरत थी? इनका पूरा नाम क्या है? श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी। नरेंद्र का मतलब होता है नेगेटिव, दामोदर दास का मतलब होता है दलित, और मोदी का मतलब होता है मैन। ही इज नेगेटिव दलित मैन। तमाम मेहमान हमारे साथ हैं। पीएल पुनिया जी, क्षमा इसलिए कि काफी देर से आपके पास नहीं आए, लेकिन पूरी बात अब आप अपनी जरूर कीजिएगा। आपकी सहयोगी पार्टी जिससे आपने गठबंधन किया है, उसके नेता प्रधानमंत्री को और बीजेपी अध्यक्ष को आतंकवादी तक कह देते हैं। बाकी बयान आपके सामने हैं। आपको लगता है कि वो आदर्शवादी राजनीति खत्म है? अब यही सब उत्तर प्रदेश में हो रहा है तीसरे चरण के बाद? पुनिया जी, देखिए, आपने शुरुआती दौर में कहा कि पहले विकास की बात हो रही थी, अब वो कब्रिस्तान और शमशान और कब्रिस्तान जी, उसकी बात करने लगे। वो सिर्फ ये इसलिए कि हताशा और जो बौखलाहट है, प्रधानमंत्री जी ने जब 3 चरण का चुनाव हो चुका और नतीजे सामने आने लगे, इनको तो रोजाना ब्रीफिंग होती है आईबी की और पॉलिटिकल ब्रीफिंग भी होती है, उससे पता लगा कि हम तो कहीं भी बहुत पीछे रह गए हैं। तो ये बौखलाहट है और उसी वजह से विकास की कम बात छोड़ के इसकी करने लगे। जो संबित पात्रा जी जो बहुत योग्य व्यक्ति हैं, ये इन्होंने कुछ उदाहरण बताए। उन्होंने कहा कि साहब वो रिलीजन के बेसिस पे भेदभाव होता है विद्युतीकरण में। आपको जानकारी होनी चाहिए, विद्युतीकरण की योजना स्वीकृत होती है, मजरे गांव सब मिला के होती है, हर मजरे में अलग अलग पैसा स्वीकृत होता है। तो आप कौन से ऐसा भेदभाव किया जाएगा भारत सरकार की आरईसी की योजनाओं में? यह कहीं नहीं होता है। और दूसरा, आपने गिना दिया कि साहब अल्पसंख्यक लड़कियों के लिए वो अलग अलग विभाग के अलग अलग बजट है। उस योजना का अल्पसंख्यक विभाग में प्रोविजन है, उस विभाग का अनुसूचित जाति के बजट में अलग प्रोविजन है, उस विभाग का जनरल उसमें अलग प्रोविजन है। तो इसलिए इसको सांप्रदायिक रूप ना दे तो बेहतर होगा। और बाकी मैं समझता हूं कि हम तो ये जानते हैं कि मुद्दे बहुत हैं, किसानों की समस्याएं हैं, मजदूरों की समस्याएं हैं, गरीबों की समस्याएं हैं। उसके बारे में देश की सरकार
नरेंद्र मोदी जी केवल भाजपा के प्रधानमंत्री नहीं है, वो हमारे भी हैं। वो 125 करोड़ की जनता वो सबके प्रधानमंत्री हैं, उनको सबके हिसाब से बात करनी चाहिए। लेकिन किस तरीके से सांप्रदायिकता फैला रहे हैं, वो केवल और केवल मैं समझता हूं कि जो राजनीतिक चुनाव में राजनीतिक लाभ उठाने के लिए वो कर रहे हैं, जो कि कतई नहीं होना चाहिए। प्रधानमंत्री का पद बहुत ही मर्यादित होता है, बहुत ही सम्मानित होता है, उस पे दाग ना लगाएं, यह हमारी विशेष उनसे अनुरोध है और राय है। बहुत धन्यवाद पुनिया जी। संबित जी आपके पास आ रहे हैं, लेकिन अब आप चारों के लिए यह मंच खुला हुआ है, आप एक दूसरे के सवालों का जवाब दे सकते हैं, चाहे तो रोक सकते हैं। लेकिन संबित जी वही देखिए, हमारे संविधान में भी कुछ बुनियादी हमें अधिकार दिए गए हैं, रोटी कपड़ा मकान, जो इस देशवासी हर देशवासी के लिए है। कहीं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जाति संप्रदाय धर्म का जिक्र नहीं है। तो क्या संबित जी ये साम दाम दंड भेद है कि अब कुछ भी करेंगे? और वो आदर्शवादी राजनीति संबित जी कहां गई कि अगर कोई गलत बात कह भी रहा है तो हम अपने विकास के एजेंडे से, मुद्दे से, अपनी बात से नहीं हटेंगे? इग्नोर करना, क्षमा कर देना हम क्यों भूल रहे हैं संबित जी, और बीजेपी की नेता क्यों भूल रहे हैं? देखिए, जहां तक क्षमा करने का सवाल है, इग्नोर करने जहां तक इग्नोर करने का सवाल है और क्षमा करने का सवाल है, देखिए क्या क्या नहीं कहा गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मौत के सौदागर, भुखलाए हुए चूहे, जहर की खेती, दलाल, खून की दलाली करने वाले व्यक्ति, ये सब कुछ कहा गया। नतीजा क्या रहा हमने देखा है। हमने हमेशा क्षमा किया उनको। आज आतंकवादी तक कहा जा रहा है प्रधानमंत्री को। किसी भी देश में उनके चुने हुए प्रधानमंत्री को किसी भी राजनीतिक लोगों ने आज तक आतंकवादी और टेररिस्ट नहीं कहा होगा। ये अभी कह दिया गया, डोंकी कह दिया गया, इससे भी हमने क्षमा किया है। इस पे भी हमें लगता है कि हमें विमर्श को बदलना नहीं चाहिए। मगर देखिए, समानता की बात करना, समानता, देखिए अभी तो मैं बोल लूं, समानता की बात करना, मैं आपको बोल रहा हूं, जो चिट्ठी मैंने दिखाया आपको, ये चिट्ठी तो सरकारी चिट्ठी है, तो कोई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नहीं लिखा है। नहीं, लेकिन राजीव जी आप क्या जरूर रहे हैं, कैसे अभी पुनिया जी बात कर रहे थे प्रधानमंत्री पद की गरिमा की, सुधींद्र जी ने जिक्र किया था उसी बात का। तो राजीव जी, कैसे आप देश के प्रधानमंत्री को आतंकवादी कह सकते हैं? और आपके वरिष्ठ नेता कहते हैं, आपके बड़े प्रवक्ता कहते हैं उन्होंने ये कहा कि प्रधानमंत्री जी की बात से आतंक फैलता है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी की बात से, बयान से बातों से समाज में अगर भय पैदा होता है, समाज में जहर फैलता है, इसलिए आतंक का प्रधानमंत्री को आतंकवादी बिना को बोला गया। मैं ऑब्जेक्शन लेता हूं इस बात का। हम लोग बाथरूम की बात करते हैं, प्रधानमंत्री किस भाषा में इस्तेमाल कर रहे हैं? साइकिल सवार भी बोल रहा है, साइकिल चलाने वाला भी बोल रहा है, शर्म आती है। मैं क्या हो रहा है? साइकिल चलाने वाला भी बोल रहे हैं, साइकिल सवार भी बोल रहा है। हम क्या करेंगे? हमको बोलने दीजिए प्लीज। आप बीच में हाथी भी चिल्लाने लगे हैं, मुझे प्लीज बोलने दीजिए। 3 चरण का नतीजा देख एक सेकंड में कंप्लीट कर दूं, उसी का नतीजा है केवल। अरे आपका जो एक ही चरण है उसी का नतीजा देख के आपको क्या हो रहा है मुझे पता है। किसी को 27 साल यूपी बेहाल 10 दिन पहले बोल रहे थे कूद के कैरियर में बैठ के, अभी हम लोग को बोल रहे हैं, सुन लीजिए। अच्छा राजीव जी, क्यों नहीं बात करें? राजीव जी, आप तो समाजवादी पार्टी और आपके मुख्यमंत्री, आपके नेता तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते थे, अखिलेश यादव। राजीव जी, आप तो बड़े विकास की बात करते थे, फिर ये गधा कहां से आ गया बीच में? कर दीजिए। और जी सैयद साहब, आज भी उन्होंने कुछ गलत बात नहीं कहा। मैं सिर्फ इतना निवेदन करना चाहता हूं कि बातों के भाव में जाइए। बताइए, गलत बात भी नहीं है, आतंकवादी कहना गलत नहीं है। अगर राजीव जी ऐसा है तो आप फिर प्रधानमंत्री के भाव को भी समझिए, मायावती के भाव को भी समझिए। फिर शब्दों की मर्यादा कहां रही? प्रधानमंत्री झूठ। तो क्या अब सवाल यह है, हमारे चारों मेहमानों से हम ये पूछेंगे कि आप सत्ता का अमृत चखने के लिए क्या शब्दों का जहर घोलेंगे? देखते रहिए। सुधींद्र भदौरिया जी, क्या यह नहीं हो सकता कि हम किसी के नाम का मतलब न बताएं? क्या यह नहीं हो सकता सर कि हम किसी समुदाय विशेष को, वर्ग विशेष को सलाह ना दें और जो विकास के या दूसरे आपके मुद्दे हैं उन पर वोट मांगे? देखिए, हम तो ये चाहते थे कि विकास पर बहस हो। आज नरेंद्र मोदी जी बुंदेलखंड में थे और मैं बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता के तौर पर बुंदेलखंड के तमाम जगहों पर गया हूं। महरौनी क्षेत्र है, यहाँ पर किसान
यहाँ से लेके पूरे इस बुंदेलखंड के आत्महत्या कर रहे हैं। मेहरौनी जी क्षेत्र के छोड़ दीजिए, यहाँ बबीना हो, झांसी हो, जालौन हो, उरई हो, किसी जगह आप चले जाइए, बांदा हमीरपुर में इतनी बुरी हालत है किसानों की और बेरोजगार नौजवानों की कि उनको पलायन करना पड़ता है। मोदी जी आकर यहाँ पर जुमलेबाजी करते हैं। वो स्वयं इस बात को, जिस बात को उन्होंने कहा था कि 2 करोड़ बेरोजगारों को रोजगार देंगे हर वर्ष, वो क्यों नहीं पूरा कर रहे हैं? क्यों नहीं वो किसानों के लिए कहा था एमएसपी 50%? सुरेंद्र जी, वो तो जनता, अरे वो तो जनता को दिख रहा है। देखिए, जिसने वादे पूरे किए उसे वोट मिलेगा, जिसने नहीं किया उसे नहीं मिलेगा। क्या अंत में संबित जी, पुनिया जी, राजीव जी और आप चारों कोई ये आश्वासन दे सकते हैं कि हम इग्नोर करेंगे, हम अनदेखी करेंगे और रोटी कपड़ा मकान मूलभूत सुविधाओं वाले जो मुद्दे हैं वो छूट गए? संबित जी आपसे शुरुआत कीजिए। किसानों का ना इनको कुछ, संबित जी बोलिए। सुधींद्र जी बोल। देखिए, पहली बात तो मैं याद दिलाऊं, आज से कुछ वर्ष पहले मनमोहन सिंह जी ने कहा था भाषण देते हुए कि देश के संसाधनों पे पहला अधिकार मुसलमानों का है। मुलायम सिंह यादव जी ने अपने भाषण में कहा था, और पूछा वो उसका जवाब दीजिए। बताइए आप पुनिया जी ने, संबित जी ने कहा, संबित जी आप पुरानी बात लिए चलते हैं। नहीं, सब कुछ देखने की आवश्यकता है। जल्दी से राजीव जी। मुलायम सिंह यादव 3 दिन पहले ही अपर्णा यादव जी के लिए वोट मांगते हुए कह रहे थे और हिंदुओं को गोली से मारना होता तो और मार देते। यहाँ तो प्रधानमंत्री कह रहे हैं दिवाली भी मनाना होगा, रमजान भी मनाना होगा, दोनों के लिए कह रहे हैं। इसमें कहां से खराब बात है? बहुत धन्यवाद आप सभी का। साम दाम दंड भेद, हम सब कुछ करेंगे विकास, आम जनता, लोगों की तकलीफें, परेशानी, मूलभूत सुविधाएं, रोटी कपड़ा मकान, गरीबी, बेरोजगारी, इन पर बात नहीं करेंगे। बाकी हम सब करेंगे, ये राजनीतिक दल हैं हमारे। देखते रहिए आज तक। लेकिन आगे देखिए मायावती का नमो की परिभाषा, आगे देखते रहिए आज तक।